काम कहा गया है उसके विपरीत काम करना है। समाज में नियम बनाया है कि गाड़ी को येलो लाइन के आगे नहीं ले जाना है, स्टॉप पे रोकना है। कुछ बंदे सिर्फ इसीलिए गाड़ी ले जाते हैं, देखें तो होता क्या है। I mean, it's a challenging kind of things and I can do against challenge. I am that a challenging kind of person. They think in that way and they go ahead. इन बच्चों में जो रिबेलियसनेस है वो भी रिबेलियस या विपरीत जाना या विरोधी स्वभाव प्रकट करना, ये भी एक गुस्से का प्रकटीकरण है। जैसे हम कहेंगे ये एक इमोशन है अंदर, गुस्सा, जिसका हम एक्सप्रेशन इस तरह से देते हैं। मैं नहीं करता, देखें क्या कर ले। मैं ठीक वही करूंगा जो मम्मी को नहीं पसंद। मम्मी को ये चीज नहीं पसंद है कि मैं बाहर से आऊं और गंदे हाथों से खाना खा लूं। मेरे को गुस्सा इस बात का है कि मम्मी हर वक्त मेरे को पढ़ाती है और डांटती है, मारती है, मैं खाना गंदे हाथ से ही खाऊंगा। ये एक रिबेलियस बिहेवियर हो गया और यही मंदबुद्धि बच्चे या दूसरे डिसेबल्स में भी होता है। टीचर के अगेंस्ट भी बहुत होता है। एक टीचर जो नहीं पसंद है, जो बहुत डांटती है या कुछ ज्यादा नेगेटिव एक्सप्रेशंस देती है, उसके साथ जो बच्चे का संबंध बनता है वो रिबेलियसनेस के साथ बनता है। वो जो कहेगी ठीक उसका उल्टा करना है। मैडम ने कहा है कल कॉपी लाना है ये वाली इंग्लिश की, और वो नहीं ले जाएगा। खास तौर से देखिए मैडम क्या कहती है, मैडम नाराज हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर शो करने के लिए जो फोर्स किया गया बच्चे को, सिचुएशंस ने ही उसको फोर्स किया गया है और जो रिएक्शन उसको मिला है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं। यस, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो ये है, एक तो इन सामान्य बच्चों में भी और डिसेबल बच्चों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर से दमित रह गया है। इफ एनी काइंड ऑफ दिस aggressive kind of feeling that is suppressed because of many reasons. पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हम जो कहना चाह रहे हैं कह ही नहीं पाते, मेरे को रोबोटिक काइंड ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, देन आई सप्रेस्ड, मैं दबा देता हूं अपनी भावनाओं को। ये जो दमित भावनाएं हैं निकल नहीं पाती हैं, तो ये फिर रिबेलियसनेस के थ्रू भी आती है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये हुआ कि जो भी उसने राइट एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको कभी अप्रिशिएट ना करके जानबूझकर अगर उनको फिर भी निगेटिव बनाया जाए, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, अच्छा व्यवहार किया तब भी क्योंकि गुस्सा है बच्चे से, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको ये चीज शो कर दिया गया, तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने गलत किया। खास तौर से डिसेबल बच्चों को इस चीज का बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि वो विक्टिम होते हैं। कारण ये है, डिसेबल बच्चे कई पेरेंट्स में, मदर या फादर या दोनों में या सिबलिंग्स में नहीं पसंद किए जाते। उनका हर किया गया अच्छा काम भी स्वीकार नहीं होता, तो और एक्सप्रेशन ऐसा ही आता है पेरेंट्स के एटीट्यूड की वजह से, तो बच्चे में रिबेलियसनेस पैदा हो ही जाती है। यहां पर बहुत समझना होता है कि ये क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, और बच्चे से खुल के बात करनी होती है, आराम से, प्यार से लेकर। फिर भी आपको लगता है एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर, एज ए टीचर की डिफिकल्टी हो रही है, देन यू मीट टू द प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी सोशल बिल्कुल अपने उस शब्द से मालूम दे रहा है कि समाज के विरुद्ध काम करना, समाज के जो नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध जाना, उन नियमों को तोड़ना। एक तो रिबेलियसनेस में आ गया कि ठीक विपरीत काम करना, ये आ गया तोड़ना है नियम को। जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ट्रैफिक नियमों का, वो एंटी सोशल व्यक्ति में भी पाए जाते हैं। समाज का नियम है
चोरी नहीं करनी है, लेकिन वो चोरी ही करनी है। जैसे जो भी समाज के नियम बने हैं समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, इंसानी शक्तियों को चैनलाइज करने के लिए, उसके ठीक अपोजिट काम करके व्यक्ति एंटी सोशल एक्टिविटीज शो करता है। चोरी करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, और जिसे हम कह लें हत्या करने की बात, लूट की बात, ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज में आती है। इन बच्चों में एंटी सोशल एक्टिविटीज यही हो गई, गए गाड़ी खड़ी है पत्थर मारने शुरू कर दिया, तब तक पत्थर मारेंगे जब तक शीशा टूटा हुआ नहीं देख लेते। चोरी करने लगे, बगल दोस्त के जो साथ में बैठते हैं क्लासरूम में, उसके बैग से सामान निकाल लिए, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज होगी। नेक्स्ट है फियर्स। फियर, अगर डर प्रॉब्लम बिहेवियर है, और जब ये बहुत बढ़ जाता है तो बिहेवियर डिसऑर्डर्स में चला जाता है। हम अगर इसकी बात करें, डर किस तरह का? डर किसी व्यक्ति से, किसी विशेष वस्तु से, किसी विशेष जगह से, किसी विशेष जीव से। ये जो डर होते हैं ये व्यक्ति को सीखने में बाधा पैदा करते हैं। अंधेरे का डर सामान्य माना जाता है, एक बिल्कुल सच्चाई है, डर सीखा हुआ होता है। आपने सीखा है कि अंधेरे में जाने से, छोटे में आपने कहीं अंधेरे में भूत होते हैं या अंधेरे में चोर होते हैं या कोई आ जाता है, वो एक दिमाग में बनी हुई है, तो अंधेरे में जाने से डर लगता है। अकेले में बैठना, अकेली जगह पर, सुनसान जगह पर डर लगता है, ये सीखा गया है। अगर आपने दिमाग में रख दी है, बिल्कुल तार्किक है कि इसमें डरने की क्या बात है, सुनसान जगह है तो है, आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वहां भी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इन बच्चों में भी कहीं ना कहीं डर सीख लेते हैं ये लोग, छोटे में या बाद में, तब भी ये फिर फियर्स फिर इनके सीखने में दिक्कत पैदा करता है। जैसे एक सिंपल है, एक बच्ची को, वो मंदबुद्धि है, उसको अकेले बैठने में बहुत डर लगता है। शायद कहीं कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा छोटे में कि वो अकेले बैठी होगी, कोई सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि वो डर गई, अब उसको उस अकेलेपन से डर लगने लगा। अब वो जरूर किसी न किसी का साथ उसको चाहिए, या छिपकली से डर, कॉकरोच से डर, ये सामान्य डर है। और इन बच्चों में भी इस तरह के डर पाए जाते हैं। कई बार ये बच्चे, जैसे दाढ़ी बड़ी है और चेहरा बड़ा सा है, तो बच्चे डरने लगते हैं, उस व्यक्ति के पास जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेहरा बड़ा, दाढ़ी देखिए, डर लग रहा है। शायद इस तरह के चेहरे से कभी उनको डांट पड़ी होगी, कभी आवाज तेज सुनी होगी, तो वो डर लगने लगता है। सर, कैन वी से दैट कि ये सब जो आप एग्जांपल्स के थ्रू बता रहे कि किस तरह का फियर होता है बच्चे में, कैसे सोचता है, तो इट्स द साइकोलॉजिकली माइंड मेकअप ऑफ द चाइल्ड। यस, इट्स मोर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल। ये बच्चा किस तरह से, जो पहले सीखा, मैंने कहा ना, ये सीखा हुआ होता है कि किस तरह से उसने दिमाग में क्या बातें रख ली हैं उस व्यक्ति विशेष या सिचुएशन के प्रति, और वही हर वक्त जब भी कभी अकेलेपन या अंधेरे की बात या छिपकली की बात आएगी, तो वही सारे बातें दिमाग में आती हैं और वो डर शो करने लगता है। डर को हटाया जा सकता है, डर भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो जाता है। कारण ये क्योंकि उस डर की, अब अकेले बैठेंगे, सपोज कभी कोई चीज अकेले करनी है, अकेले सीखना है, नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, सीढ़ी चढ़ने में डर लग रहा है, अब घर ऊपर है, स्कूल में ऊपर चढ़ के जाना है, नहीं जा रहा है, सीखने में बहुत डर लग रहा है, तो ये सीखने में परेशानी हो रही है, ये चीजें सीखने में भी दिक्कत देती है। सर, जैसे ये हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर इन डिफरेंट कैटेगरीज, और उसमें हमने देखा कि अगर हम कैटेगरीज में देखें तो जैसे टेम्पर टेंट्रम्स थे, रिबेलियस बिहेवियर था, एंटी सोशल बिहेवियर्स थे, ये डिफरेंट कैटेगरीज थी, और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि कैसे बच्चा बिहेवियर शो करता है अपना, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंटली बिहेव करता है।
तो can we say that the treatment approaches or the management approaches for these categories are different for the different categories for the child? यस, जहां तक मैनेजमेंट की बात है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। कोई एक टेक्निक सभी कैटेगरीज में इस्तेमाल होगी ऐसा नहीं है। ये सारा मैंने कहा ना, बिहेवियर है, मेजरेबल है, इसको पहले मेजर करते हैं, वो तरीके बताए जाएंगे। उसको मेजर करने के बाद कौन सी तकनीक लगानी है ये भी तार्किक रूप से प्लान में होता है और उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हर कैटेगरी, जैसे सिंपल एंटी सोशल एक्टिविटी है, एंटी सोशल एक्टिविटी में हम टोकन इकोनॉमी या रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे क्योंकि मुझे ये व्यवहार उसका घटाना है। अब बात आती है कि हमें कुछ व्यवहार उसका बढ़ाना है। तो जैसे मान लीजिए कि वो उसको व्यवहार, अच्छा व्यवहार बढ़ाने की बात जब हम करेंगे तो हम रीइंफोर्समेंट या शाबाशी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें उसका अच्छा व्यवहार बढ़ाना है कि वो किसी भी चीज के लिए चीखे चिल्लाए नहीं, अपनी बात को कहे, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ बेटा, गुड, ऐसे ही अपनी बात कहते हैं। देखो अब तुम बात कह रहे हो, मैं भी समझ रही हूं। माँ इस तरह से जब बोलेगी तो बच्चे को लगेगा यस, मेरा तरीका गलत था, अब मैं ठीक बोल रहा हूं, मेरे को मम्मी अप्रिशिएट कर रही है। ये जब अच्छे व्यवहार को बढ़ाने की बात होगी तो हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज का यूज करेंगे। तो अगर बच्चा शो कर रहा है कुछ एंटी सोशल बिहेवियर, तो इट इज द नेगेटिव एक्सप्रेशन। हमें उस बिहेवियर को कम करना है, उसका इफेक्ट हमें रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। और जैसे बच्चा जो शो कर रहा है बिहेवियर, हम चाहते हैं कि वो एनहांस हो जाए, बच्चे का बिहेवियर, वो स्किल्स बढ़ जाए, तो उसके लिए हम दूसरी स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए और गलत व्यवहार को घटाने के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो हम लोग व्यवहार सुधार के लिए ट्रीटमेंट अप्रोच लेते हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह का इलाज होता है। एक तो होता है मेडिकल, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक और दूसरा होता है बिहेवियरल मैनेजमेंट, बिहेवियरल, और फिर हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल एस्पेक्ट पे हम लेते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति भी देखने में आई है प्रोफेशनल्स के बीच में कि बिहेवियर मैनेजमेंट में या बिहेवियर प्रॉब्लम्स में दवाइयों का कोई इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, तो केवल बिहेवियर मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है। कुछ व्यवहार इतने ज्यादा हैं, या यूं कहें पहले ये बात थी कि व्यवहार सुधार के लिए केवल दवाइयों का इस्तेमाल होता था, और उसमें भी कई दवाइयां ऐसी थी जिनका कोई प्रभाव ज्यादा नहीं होता था, लेकिन माना जाता था केवल दवाई से ही ठीक होगा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। अब जिस तरह से जितना जितना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर विकास होता जा रहा है और अवेयरनेस बढ़ रही है, इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर है कि बिहेवियरल मैनेजमेंट की टेक्निक का भी प्रभाव होता है। हाँ, कई व्यवहार प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं जिनको दवा का इस्तेमाल जिसमें करना ही होता है। डिपेंड करता है कि वो व्यवहार कितना ज्यादा सीवियर है। अगर बहुत सीवियर है और सिचुएशन ये है कि इस समय सीखना तो बहुत दूर की बात है, वो उसके अपने लिए हानिकारक हो गया है, तो दवा देना बहुत जरूरी हो जाती है। कई व्यवहार ऐसे भी रिसर्चेस में देखने में आए कि दवा और व्यवहार सुधार की तकनीक दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो वो व्यवहार जल्दी ठीक हो जाता है। सिंपल सा हम एक आपको उदाहरण दें। बच्चे को ये नहीं पता कि ये व्यवहार उसको अपने शरीर में नुकसान देने का है। बच्चे को गुस्सा आता है,
उसके गुस्से का प्रेजेंटेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्तिकरण जो है, वो दीवार पे सर पटकने के द्वारा है। उसको जब गुस्सा आता है, टीचर ने कुछ कहा, मदर ने कुछ कहा, भाई ने कुछ कहा, उसको गुस्सा आया और उसने दीवार पे सर पटकना शुरू कर दिया। ये उसके लिए सेल्फ इंजीरियस तो है ही, लेकिन इतना सर पटकने से बच्चे को हेड इंजरी का होना निश्चित है। हेड इंजरी होने से क्या होगा? उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी तकलीफें बढ़ सकती है। अभी तक तो हम केवल बात कर रहे थे समझ या बुद्धि की कमी की, यहां तो दूसरी नई समस्याएं खड़ी हो जाती है। इस चीज को रोकने के लिए, इस सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर को रोकने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, जैसे एक ये भी भ्रांति होती है कि दवाई का इस्तेमाल करेंगे नींद बहुत आती है, डॉक्टर तो केवल नींद की दवाई देते हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी दवाई में नींद का तत्व होता ही है, लेकिन जो ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, जो कहना चाहिए मानसिक परेशानियों के लिए जो तकलीफ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है या सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर के लिए दिया जाता है, उसमें नींद का तत्व ज्यादा होता है। कारण ये है, नींद आने से दवा अपना असर अच्छे से करने लगती है। एक व्यक्ति जिसको गुस्सा बहुत आ रहा है, दवाई दी जा रही है और दवाई से मान लीजिए उसको नींद ना आए और इस बीच फिर कोई इंसिडेंट हुआ, फिर उसको गुस्सा आया, वो फिर सर पटकने लगा। नींद आने से उसकी ये प्रक्रिया एक तो कम हो जाती है और नींद आने से दवा रासायनिक रूप से अपना प्रभाव अच्छा दिखाने लगती है। तो एक प्रॉपर रिएक्शन टाइम होना चाहिए मेडिसिन का। हर मेडिसिन का अपना एक रिस्पॉन्स का टाइम होता है, वो अपने अपने समय पर रिस्पॉन्स करती रहती है। सबसे सही कि वो सही रिस्पॉन्स कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो खैर ब्लड की जांच से मालूम देता है। बेहतर होता है कि इसके लिए कंसर्न ट्रीटिंग डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। अब बात आती है कि जो दवा दी गई वो उस बच्चे को दवा के द्वारा, विभिन्न रसायनों के द्वारा कूल करने के लिए दी गई, थोड़ा शांत करने के लिए, कि गुस्सा जब आए तो उग्र होने के बजाय शांत होना, कि तब वो गुस्से के कारण अगर उसको समझे जाएंगे, बताया जाएगा, तो वो समझेगा भी। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि व्यवहार सुधार की तकनीक जो है तब ज्यादा कामयाब होगी, तब वो बच्चा ज्यादा समझेगा जब वो दवा का भी इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि दवा से वो थोड़ा कूल होगा, थोड़ा शांत होगा और बात को समझ पाएगा। सर, what one can expect from the medical treatment? What is the expectation? See that expectations, अगर हम कहें जेन्युइन क्या है, जेन्युइन एक नेचुरल एक्सप्रेशन है हर मरीज का या केयर गिवर का, पेरेंट्स का, कि दवा दी जाए और हमारा बच्चा ठीक हो जाए, उस पर तुरंत फर्क आ जाए। ये एक बिल्कुल ऑब्वियस सा एक्सपेक्टेशन है। हर दवा की अपनी प्रक्रिया होती है, हर मर्ज की अलग दवा होती है। हमारा पड़ोसी का बच्चा आपके अस्पताल में आया था, वो जल्दी ठीक हो गया। हमारा बच्चा आज तक ठीक नहीं हुआ है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, या वो सर पे अभी भी सर अपना दीवार में पटकता है, पड़ोस के बच्चे का जल्दी ठीक हो गया था। हर मर्ज हर एक में अलग अलग सिचुएशन में होता है, उसका सीवियरिटी लेवल क्या होता है ये डिपेंड करता है, कई फैक्टर हैं। इसलिए जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है या हम जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो हमें डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम एक्सप्रेस जरूर करें डॉक्टर के पास, और डॉक्टर फिर उसका रीजन आपको क्लियरली बताएंगे, क्योंकि आपको दवा के बारे में इतना नहीं मालूम है। तो एक्सपेक्टेशन होना बुरा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को जेन्युइन बनाना बहुत जरूरी है डॉक्टर की सलाह के द्वारा। अब
नेक्स्ट बात आती है, ये तो मेडिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात थी बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर को सुधारने के लिए। इसके साथ साथ कई व्यवहार ऐसे हैं जिनमें दवाई की सच में जरूरत नहीं पड़ती है। वो निर्भर करता है कि वो व्यवहार कितना ज्यादा किया जा, कितना उसकी सीवियरिटी लेवल क्या है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। और ये डिसाइड डॉक्टर ही या प्रोफेशनल्स दूसरे या टीम मेंबर्स, रिहेबिलिटेशन टीम मेंबर्स कह ले, वो करते हैं। और लेकिन एक केयर गिवर्स को, पेरेंट्स को अपना एक्सप्रेशन जरूर करना चाहिए अपने इस प्रॉब्लम बिहेवियर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो होती है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में मनोवैज्ञानिक अप्रोच जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को ठीक करने के लिए। वो सिर्फ केवल जो टेक्निक हम आगे बताएंगे उन्हीं टेक्निक का ही केवल गौर नहीं करना होता है, बल्कि उसके पूरे माहौल को समझना होता है, उस व्यक्ति को भी समझना होता है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो। नेक्स्ट आती है हमारी सामाजिक अप्रोच जो होती है वो भी बच्चे के व्यवहार सुधार में बहुत सहायक होती है। हमें कोई टेक्निक हमने इस्तेमाल की, बच्चे को सिखाया, तो उसमें समाज का भी रोल होता है। समाज मतलब हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज से जुड़े हुए लोग जो भी, चाहे हमारे वो अतिथि हो, मेहमान हो, हमारे रिलेटिव्स हो, उन सब में भी हम उस अप्रोच को उनको बताते हैं कि इस बच्चे में आप इस व्यवहार पर इस तरीके से पेश आए तो वो ठीक से अपना व्यवहार करेगा। जैसे बच्चा तोड़फोड़ करता है, हमने टेक्निक्स अपनाई उसके इस व्यवहार को ठीक करने के लिए, रोकने की बजाय उसको मारने की। पहले हमने उसका रोकना शुरू किया, फिर उसको जो चीज चाहिए उसको समझने की कोशिश की, उसको जो चीज चाहिए वो हमने अवेलेबल करा दी और वो बच्चा इन्वॉल्व हो गया। यही व्यवहार हमने जब देखा कि अब इसका सुधार में आ रहा है, लेकिन पड़ोसी के यहां जब वो जा रहा है वहां भी उसका फिर ये चीज आ जा रही है, या पड़ोसी की डीलिंग की वजह से ये चीज बढ़ रही है। पड़ोसी के यहां बहुत अच्छी चीज रखी है, इसको पसंद है, लेकिन ये अपनी उसी बिहेवियर को फिर शो करने लगा, तो हमें पड़ोसी को भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि पड़ोसी हो सकता है उसको मारे, उसको घर से निकाल दे, उसको डांट डपट कर दे, जो कि उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। हमें पड़ोसी को भी अपने साथ लेकर बताना होगा कि बच्चा ऐसा करता है, हम समझ रहे हैं आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन जब भी ये आपके सामान को उठाए, फेंकने की कोशिश करे, आप इसको रोकिए और हाथ से रोककर, और फिर जो आपने बच्चे की चॉइस को जानने की जो तरीके अपनाए वो आप पड़ोसी को भी बताएं, या आप खुद पड़ोसी के साथ उस तरीके को वहां पर अपनाएं, तो निश्चित रूप से बच्चा भी एक्सप्रेसिव होगा, वो भी, फिर पड़ोसी भी समझेगा कि नहीं, इस बच्चे से मारपीट से भगा के ही हल नहीं निकलेगा समस्या को, इसको भी समझना होगा। हमें समाज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। समाज में ही हमारा स्कूल भी आता है, टीचर्स भी आते हैं। हमें समाज को लेना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो टेक्निक अपना रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहे, लगातार रहे। बच्चा ये लर्न कर लेता है कि इस गलत व्यवहार से ये परिणाम होता है और इस अच्छे व्यवहार को करने से ऐसा ही होता है, चाहे वो मेरी मम्मी करती हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस वाली आंटी करती हैं। तीसरी अप्रोच हम ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल, यानी कि शिक्षा का जो माहौल है, जहां वो शिक्षा ले रहा है, जैसे हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल में क्लासरूम सेटअप पर उसके इस व्यवहार सुधार के लिए हम क्या तकनीक अपनाएंगे, कैसे बच्चे को साथ लेकर, पेरेंट्स को साथ लेके चलेंगे, वो भी व्यवहार सुधार में बहुत सहायक होता है ट्रीटमेंट अप्रोच में। तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, जिसमें हम दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल। हम इस माध्यम के द्वारा, इस तरीके से हम ट्रीटमेंट
बिहेवियर, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं। सर, ये जो आपने ट्रीटमेंट अप्रोचेस बताई डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो हम क्या, अगर एक कैटेगरी को आइसोलेशन में हम यूज करते हैं तो विल इट वर्क बेटर, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अप्रोचेस विल वर्क? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑलरेडी आई आंसर्ड। हम अगर कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा कि जहां तक मेडिकल और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट अप्रोचेस की बात है, वो डिसाइड या कह ले डिसाइड करने की जो प्रक्रिया होती है वो एंटायर टीम मेंबर्स की होती है, ट्रीटिंग टीम मेंबर्स की, और इसमें मेडिकल एस्पेक्ट को ज्यादा अच्छा चिकित्सक या डॉक्टर समझते हैं, जैसे हम पेडियाट्रिशियन कह सकते हैं या हम सिकाट्रिस्ट कह सकते हैं। प्राइमरली सिकाट्रिस्ट वो ये समझते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए दवा ज्यादा कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस होती रहती हैं, उनके परिणाम भी सामने आते रहते हैं, उसमें यह मालूम देता है कि कौन सी दवाई किस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के लिए कितनी कामयाब है, कितने % कामयाब है, उस हिसाब से दवा चलती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, अब बात आती है सोशल, एजुकेशनल, इन साइकोलॉजिकल, ये कॉम्बिनेशन अगर साथ लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी व्यवहार को सुधारने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और व्यवहार सुधार की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं टू गेट द बेटर आउटपुट एंड द बेटर रिजल्ट। राइट, अनडाउटेडली हम अगर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। ज्यादातर जगह देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो सिकाट्रिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स की बात करें, चाहे साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे स्पेशल एजुकेटर्स या दूसरे टीम मेंबर्स की बात करें, इनका कोऑर्डिनेशन न बनने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो प्राइमरली बच्चे को होती है, उसके बाद पेरेंट्स को होती है। ये कोऑर्डिनेशन बनना बहुत बहुत जरूरी होता है और इस कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ब्लेम गेम बहुत चलता है। मेडिकल डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिशियन ब्लेम कर देते हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, और नॉन ये दूसरे टीम मेंबर्स वो और सबसे ज्यादा जो स्केप गोट होता है वो होते हैं पेरेंट्स। जब प्रोफेशनल आपस में नहीं समझ पाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, वो सारा ब्लेम पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, जो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उनका बच्चा है, उनके ऊपर डाल दो। ये उन्हीं की मिस्टेक है कि बच्चा बार बार ये सर पटक रहा है, उन्होंने क्यों नहीं बताया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसीलिए, और उसमें क्या होता है कि अगर जो बच्चे की टेक्निक शुरू भी हुई बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाती है। So we can say that the professional relationships, the parent-child relationship, and the parents-professional relationship should be very much healthy to get the good results. Very much expressive, very much communicative. They must be there. There should be a sitting together. That is why there is a one concept of case conference, जो कि हॉस्पिटल्स में होती है। सारे टीम मेंबर्स साथ बैठते हैं, पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा अब स्पेशल स्कूल में भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है, जैसे हम कहेंगे, और वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन जो बीच में गैप होता है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल टीम के बीच में होता है, उस गैप को भी हटाना है, वो कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व उसमें करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स हमारे किसी भी टीम का, प्लान का part and parcel. They are. Without them could not be possible to apply any technique with expectations of good outcome. जी सर, जैसे कि ये जो हमारी डिस्कशन चल रही थी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर, और आपने इसके बारे में बहुत सारे व्यूज दिए अपने विद एग्जांपल्स, आपने बताया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट द ट्रीटमेंट अप्रोचेस, और हाउ दे वर्क इन द आइसोलेशन एंड इन व्हाट वी कैन से द कॉम्बिनेशन। तो ये हमने डिस्कस किया और आपने इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को पॉइंट्स बताए। Right. तो फाइनली अगर हम कहें व्यूअर्स की पॉइंट्स लेना चाहे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे शुड रिमेम्बर? हाँ,
अब अगर हम जैसे की पॉइंट्स की बात करें, हमको सबसे पहले समझना है कि जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है हम कब बोलें, कब कहें कि ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा। ये पेरेंट्स की रिपोर्टिंग है, वो ये कहते हैं कि मैं इस चीज से परेशान हूं, मैं इसके इस व्यवहार से परेशान हूं, ठीक है, वो उनका एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी परिभाषा में ये व्यवहार समस्यागत व्यवहार कब होता है, ये क्राइटेरिया आपको तय करने, कैरेक्टरिस्टिक्स को गौर करना है, उसके बाद आपको ये तय करना है। अगर आपको लगता है ये कम लेवल पर है तो शुरुआती टाइम में ही उसको रोकने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेक्निक्स की बात करें, अप्लाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि किन स्थितियों में यह व्यवहार हो रहा है, उसको गौर करना बहुत जरूरी है। इसमें एटीट्यूड, पेरेंटल, टीचर्स, सोसाइटी एटीट्यूड, उनके एक्सप्रेशंस, है ना, ये जरूर आते हैं, ये बहुत प्रभावित करते हैं किसी भी व्यवहार को प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बनाने के लिए। अब बात आती है कि एटीट्यूड के अलावा जाने अनजाने भी ऐसा होता है कि कोई व्यवहार प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बन जाता है। पेरेंट्स को दोष न दें। पेरेंट्स डिसेबल बच्चे की जिम्मेदारी उसके पालन पोषण में बहुत बड़ा तप करते हैं। उस तप को आपको भी अप्रिशिएट करना है, उनको बताकर, उनको जानकारी देकर कि ये व्यवहार गलत है, क्यों है, कैसे ठीक हो सकता है। केवल पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी न डालें, केवल पेरेंट्स को ही ब्लेम न करें। हां, पेरेंट्स को यह भी जरूर बताएं कि इस पूरे प्रॉब्लम बिहेवियर को ठीक करने के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है उसके लिए पेरेंट्स की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। विदाउट देयर कोऑपरेशन, विदाउट देयर हेल्प, विदाउट देयर कोऑर्डिनेशन could not be possible to decrease problematic behavior even applying good techniques। जी, जैसे सर आपने बताया बिहेवियर के बारे में, एंड वी हैव सीन दैट बिहेवियर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, और उस एक्सप्रेशन को हमें पॉजिटिव रखना है ताकि एक जो बच्चे का एक्सप्रेशन है, बच्चे का रिएक्शन है, कैसे अपनी बात को कहना है, एक पॉजिटिव वे में हो सके, एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में हो सके, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसकी पर्सनालिटी बने। और जहां तक कि हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, तो उनको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल की हेल्प के साथ अपने आप को खुद को अवेयर करते हुए, सारे फैक्ट्स को समझते हुए बच्चों को वैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वैसी सिचुएशंस प्रोवाइड करे कि बच्चा ठीक से लर्न कर सके और समझ सके हर बात को कि उसको कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, हाउ ही शुड बिहेव प्रॉपरली in the socially acceptable manner in the society, that what we have learned from the expert। थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, एक मैं जरूर कहना चाह रहा था, जैसे फिर आपने केवल पेरेंट्स को ही एम्फेसिस किया है, टीचर्स को भी स्पेशल एजुकेटर का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशल एजुकेटर मस्ट बी कम अहेड, प्रोएक्टिव, हर मामले में प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि क्योंकि टीचर्स को ही बच्चे आइडेंटिफाई मदर की तरह, फ्रेंड की तरह करते हैं। उनके दुनिया में कोई फ्रेंड भी नहीं है, उनकी दुनिया में कोई वो व्यक्ति नहीं जल्दी आ पाता जो उनको समझ पाए। स्पेशल एजुकेटर, दे आर नॉट ओनली द टीचर्स, दे आर द पर्सन विद दैट काइंड ऑफ स्किल्स हु कैन एम्पैथाइज वेरी वेरी वेल टू द चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस व्यवहार सुधार के जो आज हम लोग का डिस्कशन रहा, इसमें मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और मैं चाहूंगा कि व्यवहार सुधार की तकनीक को पेरेंट्स, टीचर्स और सिबलिंग्स और हमारे सोसाइटी मेंबर्स समझ के उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ताकि हमारे डिसेबल्स बच्चों को जो व्यवहार ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक व्यवहार की संज्ञा में आ जाते हैं, उसको किस तरह से
डिक्रीज कर सके। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।